हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये बुक आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्र की जो किताब है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस किताब से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। इस किताब को आप जानते होंगे। और अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में इसमें सारी घटनाएं एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप 50% भी कवर कर लेते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं यूपीएससी। तो देखिए, इस लेसन का मैंने फर्स्ट चैप्टर पहला, देखिए 13 अध्यायों में पुस्तक है, बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगी आपको, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, जिसमें इस बुक का जो जो चैप्टर मैं पढ़ाती जाऊंगी उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके पीडीएफ का लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें टोटल 13 अध्याय हैं। 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज, बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसको खोल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं भी है तो भी पीडीएफ में जाके आप देख लीजिए। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में नौवां अध्याय है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, 10वां है धार्मिक और सामाजिक सुधार, 11वां है राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, और 12वां है स्वराज के लिए संघर्ष, और 13वां है स्वराज के लिए संघर्ष सेकेंड ईयर। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ पे जो 11वां, 12वां और 13वां अध्याय है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, लेकिन अभी मैं पूरा सिलेबस मैं चाह रही हूँ कि इसका कवर होता चले। 13 लेसन है, तो मैं एक दिन में तो नहीं एक अध्याय पढ़ा सकती। पहला अध्याय मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको मैंने पूरा एक दिन में कवर करवाया, लेकिन जो सेकेंड लेसन है मैं सोच रही हूँ थोड़ा समझ समझ के आपको पढ़ाऊँ। तो जो सेकेंड लेसन है आपको समझ में भी आना चाहिए, तो मैं उसको 2 भाग में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ भारत में यूरोपियों का आगमन, इसको भी मैं 2 भाग में पढ़ाऊंगी आपको। पूरा लेसन पूरा अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 36 पेज नंबर पे है ये। तो इसको मैं कहाँ तक पढ़ाऊंगी, देखिए मैं आपको बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था तक पढ़ा दूंगी। वॉरेन हेस्टिंग्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं रेगुलर पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये बुक आपकी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, कुछ ही दिनों में। तो देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन हम पढ़ेंगे आज। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए आधुनिक इतिहास तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय सेकेंड, ठीक है। भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि आपको इसका जो 100% सिलेबस होता है यूपीएससी का, वो सारा का सारा तो आप क्लियर कर नहीं सकते। 50% अगर आपने कर लिया तो समझ जाइए आपकी निकल पड़ी। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो भारत में यूरोपियों का आगमन। तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने जो आपके क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं पिछले साल के, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, और भी कई साल के मैंने देखे, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन जिनसे बन रहे हैं, तो मैं बस वही टॉपिक आपका लेके चलूंगी यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा जो पहली हेडिंग है, यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, ठीक है। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने, यूनानियों के जमाने के। तो हमें पता है यूरोप के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो बहुत पुराने और यूनानियों के जमाने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। मध्यकाल में देखिए, वास्को डिगामा ने जब भारत की खोज की 1498 में, जब वास्को डिगामा भारत की खोज करता है, तो वो भारत की खोज से मतलब क्या, समुद्री मार्ग की खोज करता है। भारत की खोज बिल्कुल नहीं करता कि वास्को डिगामा आया, उसने एक बड़ा सा द्वीप निकाल के खड़ा कर दे, देखो भैया ये भारत है, ऐसा नहीं उसने किया। उसने समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, उस समुद्री मार्ग से क्या हुआ, व्यापार होने लगा। लेकिन वास्को डिगामा से पहले भी जब उसने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, व्यापार होता था। तो कैसे होता था, स्थल मार्ग से होता था। तो भारत था अस्तित्व में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। उसमें एक मार्ग और जुड़ गया, वास्को डिगामा के बाद कौन सा मार्ग, जल मार्ग जुड़ गया।
एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। देखिए, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भागों पर इटली वालों का एकाधिकार था। तो ये पैराग्राफ हमें समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है। भारत के यूरोपीय के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। यूनानियों के समय के संबंध थे, बिल्कुल सही। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत व्यापार अनेक मार्गों से करता था। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत क्या करता था? अनेक मार्गों से व्यापार करता था, बिल्कुल सही। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब वासियों, ठीक है, अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। अरब वाले सबसे ज्यादा व्यापार करते थे क्योंकि पास का एरिया था और जिसे आप बोल सकते स्थल मार्ग से आना जाना था, तो इस वजह से वो ज्यादा करते थे। और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोप भाग पर इटली वालों का एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ वही व्यापार करेंगे। एक व्यक्ति एक ही कंपनी मार्केट में हो उसे एकाधिकार बोलते हैं। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया, ऑटोमन एम्पायर है जो कहते हैं जिसे, 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तुर्कों का एक अंपायर था, जिसे आप बोल सकते सेंट्रल में था, तो तुर्क अंपायर था। तो जब ऑटोमन अंपायर ने सल्तनत हासिल कर ली एशिया माइनर की, तो अब सीधी सी बात है, व्यापार किनके पास चला गया? तुर्कों के पास उनका व्यापारिक नियंत्रण चला गया। तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में चले जाते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत, इंडोनेशिया के स्पाइस मसालों के द्वीप की बात हो रही है, मसाले के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडीज को किसके नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडीज को मसालों के द्वीप के रूप में दुनिया में जाना जाता था, एक टाइम ऐसा था। तो पश्चिमी यूरोप के देश क्या करते थे? जब इधर एशिया की तरफ कूच करते थे, तो उनका व्यापार करने का ही सबसे पहला मोटिव होता था। वो क्या करने आते थे? यूरोप वासी, या जिसे हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो लोग आते थे तो एशिया की तरफ, तो वो भारत में अगर आते थे तो किस लिए आते थे? व्यापार करने के लिए ही आते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठा। देखिए, कोलंबस भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो किसको खोज लेता है? अमेरिका खोज लेता है। क्योंकि भैया उस जमाने में गूगल मैप तो नहीं था ना कि हमने जहाँ पे डाला बिल्कुल वहीं पे पहुंचेंगे। तो कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो अमेरिका को खोज लेता है। और 1498 में जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1498 पुर्तगाल के वास्को डे गामा ने यूरोप से भारत का नया और पूरी तरह से समुद्री चक्कर ढूंढ निकाला। यूरोप से भारत का जो समुद्री चक्कर है, स्थल मार्ग से तो पहले से व्यापार होता था, लेकिन समुद्री चक्कर 1498 ईस्वी में वास्को डे गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। आगे बात करते हैं। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। 16वीं सदी की बात हो रही है। 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशिया में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। मतलब अब देखिए, उपनिवेशवाद, अधीनता, विस्तारवादी नीति अब शुरू हो रही है। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का अधिकार था। पुर्तगाल, जिसे आप बोल सकते हैं, बहुत व्यापारिक क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर चुका था उस समय। तो वो एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार, मतलब सिर्फ पुर्तगाल ही व्यापार कर सकता था। भारत में भी पुर्तगाल ने कोच्चिन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिए। भारत में भी उसने खोल दिया। देखिए, गोवा का तो मैटर ये था कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाल का उस पर कब्जा रहता है, गोवा पे। तो भारत में भी पुर्तगाल ने कोच्चिन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिए। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, ठीक है, किसका था भैया? ये पुर्तगाल का था। वायसराय तथा फारसी खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर माल्या में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था। ठीक है, अभी देखिए अंग्रेजों की एंट्री नहीं होती है, अभी हम बात कर रहे हैं यूरोपियों का आगमन। हम बात करें, हमारा लेसन का नाम ही है भारत में यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपियों के आगमन में बात कर रहे हैं। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया। देखिए क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में पुर्तगाल रहता है एकाधिकार, मतलब उसके बराबर का व्यापार करने वाला, वो जैसे जैसे बड़े बड़े, जिसे आप बोल सकते हो, व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर रहा था। भारत के बहुत से, जैसे कि आप देख रहे हैं, गोवा, दमन, कोच्चि पे वो कब्जा कर चुका था। अब
प्रतिद्वंदी के रूप में कौन आ रहा है सामने? प्रतिद्वंदी के रूप में उसके सामने आ रहा है इंग्लैंड, प्रतिद्वंदी के उसके सामने रूप में आ रहा है हॉलैंड। ये सब देश अब प्रतिद्वंदी बन रहे हैं, उसके कॉम्पिटेटिव बन रहे हैं, उसके कॉम्पिटिशन में मार्केट में उतर रहे हैं। तो जब कॉम्पिटिशन होगा, प्रतिद्वंदवाद होगा, तो झगड़ा, लड़ाई, हार जीत, ये सब तो होना स्वाभाविक है। तो वही होता है, विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार होती है, स्पेन और पुर्तगाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत, श्रीलंका और माल्या पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उन लोगों ने बहुत समझदारी से क्या किया, हिस्से बांट लिए कि भैया ये तुम ले लो, ये हम ले लें, यहाँ से हम व्यापार कर लेंगे, वहां से तुम व्यापार कर लेना। लेकिन बाद में फिर भी झगड़े होते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में क्या होता है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अभी मैं एक बार रिवीजन भी करवाऊंगी, फिक्र मत करिए, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने सीधा सीधा पढ़ा कि भारत व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना ही जाता है। भारत में उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे खादानों की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, खेती काफ़ी अच्छी की जाती है, कृषि प्रधान देश तो है ही हमारा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि एक जैसे कि पुराने यूनानियों का दौर है, पुराने यूनानियों से भारत में व्यापार चलता आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा पुराना संबंध है भारत और यूरोप वासियों के बीच में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है व्यापारिक संबंध, हमें जो देखने को मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं कि तुर्कों के पास नियंत्रण चला जाता है, एशिया माइनर वो जीत लेते हैं। तो उस्मानी अंपायर जीतता है, ऑटोमन अंपायर जीतता है, तो वो उनके ऊपर क्या चला जाता है? नियंत्रण तुर्कों के ऊपर चला जाता है एशिया माइनर का, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के देश भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इधर हमें क्या देखने को मिलता है? कोलंबस भारत को खोजने निकलता है, लेकिन वो अमेरिका की खोज लेता है। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है, जिस कारण क्या होता है? व्यापार और तेजी से चलने लगता है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोप के व्यापारी और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और उसको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू कर देते हैं। यूरोप के व्यापारी क्या करते हैं? विस्तारवादी नीति, हमने बताया ना, विस्तारवादी नीति अपनाए रहते हैं। जितने छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं और जो उस बहुत ज़्यादा, जिसे आप बोल सकते हैं उपजाऊ द्वीप होते हैं, मसाले होते हैं, उनमें खाद्यान्न की अच्छी खासी पैदावार होती है, उन पे क्या करने लगते हैं? वो अपने सैनिकों के कारण उनको अधीन बनाने लगते हैं, विस्तारवादी नीति अपनाने लगते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे होता है। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन को भी टक्कर देने के लिए आ जाता है मार्केट में इंग्लैंड और हॉलैंड। चलिए आगे बात करते हैं। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थी। एशियाई व्यापार, और एशिया में सबसे चमकता हुआ कोहिनूर हमारा भारत, जिसके तरफ, जिसे हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज व्यापारियों की एकदम निगाह पड़ गई कि अब क्या भारत पे ही व्यापार करना है, हमें भारत में ही व्यापार करना है। निगाहें भी जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलिन और एबनी से भरे उनके जहाज और उनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की आंखें चकाचौंध कर दी। वे भी इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन होने लगे, ठीक है। अब भैया तुम अगर अमेरिका जाके करोड़ों कमाओ, डॉलर में कमाओ, लाखों कमाओ, तो तुम्हारे जो बगल वाला पड़ोसी होगा ना, पड़ोसी का रिश्तेदार भी जो होंगे, वो भी क्या कहेंगे? भैया वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब इनकी इनकम है, जॉब भी बहुत अच्छी है, ये तो ठीक ठाक हमारे बराबर की क्वालिफाइंग है, फिर भी इतना कमा ले रहे हैं वहाँ पे, तो भैया हम भी क्या करें? वहीं जाके जॉब करते हैं, वहीं जाके सेटल होते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, वहीं से करोड़ों कमाते हैं। तो वही हुआ, जब पुर्तगाल इतना ज़्यादा कमा रहा था, तो वही चीज़ अब अंग्रेजों के दिमाग में भी आ गया कि अब अंग्रेजी व्यापारी भी भारत की तरफ बढ़ने लगे, हमें देखने को मिलता है। और यहाँ भारी मुनाफा ने अंग्रेजी व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दी। वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन होकर 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाना जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक। इस कंपनी को जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। फिर मैं रिपीट करती हूँ, मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए थे, क्योंकि पुर्तगालियों का वो, जिसे आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा देख रहे थे, तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह रही थी अंग्रेजों की। तो खबर तो पहुंचती थी ना उन तक कि कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है भारत के व्यापार से, और भारत में इतनी ज़्यादा हर चीज़ की खादानों की आपूर्ति, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदावार है, यहाँ पे जिसे आप बोल सकते हैं
जवाहरात हैं, हीरे, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे व्यापार किया जा सकता है। मसालों का, रेशम का, मलमल का, बहुत सी चीज़ों का व्यापार किया जा सकता है यहाँ पे। तो अब उनकी आंखें फटने लगी, तो वो यहाँ आने के लिए तैयारी करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने कुछ व्यापारियों ने, मर्चेंट एडवेंचर्स में कुछ व्यापारियों ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी का जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, 1599 में इन लोगों ने एक कंपनी बनाई और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूरा अधिकार दे दिया कि जाओ भैया व्यापार करो। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, सूरत में। ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिम तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। जहांगीर ने आज्ञा दे दी, भैया व्यापार करने हो व्यापार करो। उसको क्या पता है, ये लोग उंगली पकड़ेंगे, उंगली पकड़ने का हाथ पकड़ेंगे और फिर सीधे गर्दन पकड़ लेंगे हम लोगों की। तो वहां पे क्या उसने सोचा कि जैसे पुर्तगाल आए, स्पेन आए, डच आए, वैसे ये भी व्यापार करेंगे और व्यापार करके चले जाएंगे। उसने क्या किया, इजाजत दे दी कि हाँ भैया आइए व्यापार कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी तो बाहर के लोगों से मिलना, वहाँ के खान पान रहन सहन से वो भी तो प्रभावित होते थे। तो उन्होंने कहा भैया आप आइए, कंपनी खोलिए अपनी, बिल्कुल। और वही होता, हॉकिंस आता है, जहांगीर पहला जो रहता है, पहला अंग्रेजी राजदूत जो किस मुगल काल में, किस मुगल शासक के राज्य में आता है, तो उसका क्या नाम है, जहांगीर। और कौन राजदूत, हॉकिंस उसका नाम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1615 में उनका दूत सर टॉमस्रो मुगल दरबार में पहुंचता है। फिर सर टॉमस्रो भी पहुंचता है। रोम मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने, फैक्ट्री खोलने के अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहता है, और वो भी अपने एजेंडे में सफल हो जाता है। 1662 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। भैया हमारे इंडिया में बॉम्बे आता है, और दहेज में किसको दिया जा रहा है, इंग्लैंड के राजकुमार को पुर्तगाली दे रहे हैं दहेज में, मुंबई दे रहे हैं। और है किसकी मुंबई, हमारे इंडियंस की है। उस पे उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनका अधिकार था, लेकिन देखिए ये हाल है। क्या हो रहा है, 1662 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमार से शादी की और उनको उठा के बम्बई द्वीप दहेज में दे दिया जाता है। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत के अनेक कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। अब सिर्फ क्या बचा पुर्तगालियों के पास, गोवा, दीव और दमन बचता है, और बाकी सब कुछ उनका हाथ से निकल जाता है। ठीक है, देखिए मैप मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैप मैं क्या करूंगी, मैं जब पूरा आपका ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं लास्ट एक दिन मैप आपको पढ़ाऊंगी, तो अभी मैं मैप नहीं पढ़ाऊंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार अब हम पढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी जो यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार अब कैसे बढ़ रही है, कैसे जैसे एक बीमारी की तरह, जैसे कोविड-19 था धीरे धीरे फैल गया पूरे ऑल वर्ल्ड में, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पूरे भारत में फैल रही है उसकी बात करते हैं। 1600 से 1714 ईस्वी तक हम देखते हैं इसकी। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौज, अहमदाबाद, आगरा और मुसलीपट्टम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। लियो भैया, सूरत से स्टार्ट किया था और कहाँ कहाँ फैल गए, दहेज में बॉम्बे ले लिया। दहेज में बॉम्बे लेने के बाद क्या किया, 1623 तक इसने सूरत, भड़ौज, अहमदाबाद, आगरा, मुसलीपट्टम में फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल, दक्षिण भारत की स्थिति जो है अंग्रेजों के अधिक अनुकूल हो जाती है, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैला रहता है, लेकिन दक्षिण में उतनी मजबूती और पकड़ नहीं हो पाती, क्योंकि दिल्ली से यहाँ, जैसे दिल्ली अगर यहाँ है, दिल्ली से यहाँ पे नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस कारण यहाँ पे कोई मजबूत सरकार नहीं बनती। ठीक है, अनुकूल नहीं रहती, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ता। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका रहता है। ठीक है, और उसकी जगह अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य खड़े हो जाते हैं। देखिए अगर हम जब कभी पढ़ते हैं ना, भारत में अंग्रेजों की संप्रभुत्ता का प्रमुख कारण क्या है, मतलब कैसे उन्होंने भारत को कब्जा कर लिया, तो हमारे जो अंदर के जो ढेर सारे राजा थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा होना हमारे भारत की स्थिति क्या होती है, बहुत ज्यादा अखंड था हमारा राज्य, खंड में बटा हुआ था हमारा देश इस कारण, और छोटे छोटे राजा थे और वो राजा अपने में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इस कारण भी अंग्रेजों ने फायदा उठाया और हमारे भारत पर अधिकार कर लिया।
ठीक है। विजयनगर महान साम्राज्य 1965 में नष्ट हो चुका रहता है, उसकी जगह अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य खड़े हो जाते हैं। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। लालच देकर, साम दाम दंड भेद किसकी नीति? अंग्रेजों की तो है। हराना आसान था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। दक्षिण में पहली फैक्ट्री, ठीक है। दक्षिण में पहली फैक्ट्री, क्या नाम है उसका? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो उसने सबसे मसूलीपट्टनम में उसने स्थापित की। मसूलीपट्टनम में स्थापित की 1611 में। 1611 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की उसने। और फिर जल्दी उनकी गतिविधियों पर का केंद्र मद्रास हो गया। स्थापित की, मद्रास की तरफ उनका केंद्र चला गया। केंद्र मद्रास हो गया, जो आज का चेन्नई है, मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया। राजा ने दे दिया, भैया तुम संभालो, तुम राज करो, हमें तो इतना पैसा चाहिए, ठीक। तो वो देते थे उनको, और अधिकार उन्हीं का होता था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उनका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति शर्त पे दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। बताओ भैया, तुम वहां के राजा हो, तुम पूरी अनुमति दे रहे हो कि तुम्हारे सिक्के चलेंगे, तुम ही अपने सिक्के हिसाब से चलाना, तुम जो जैसे भी व्यापार करना, बस चुंगी का आधा हिस्सा में दे देना। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। धीरे धीरे उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया, ठीक। चुंगी का आधा भाग राजा को दे दिया जाए। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बना लिया, ठीक, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये किला। इस किले के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिक्के डालने की अनुमति दी और बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दे दिया जाए। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनवा लिया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। जैसे ही इनको क्या मिला? दहेज मिल गया, इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी, उसकी तत्काल बम्बई की किलेबंदी शुरू कर दी। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी, ठीक। अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम, पूर्वी भारत में अगर हम बात करते हैं तो आरंभिक फैक्ट्री उड़ीसा में इसने लगाई थी 1633 में। उड़ीसा 1633। कितनी तेज पैर फैला रहा है। 1600 में जिसका जन्म हुआ, 1633 में कहाँ फैल रहा है? उड़ीसा में थी। और फिर 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई। क्या स्पीड है इनकी। हाँ, व्यापार की इजाजत मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल ली। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। स्वतंत्र बस्ती, ठीक। बंगाल में कैसी बस्ती? स्वतंत्र बस्ती, जिसपे सिर्फ उनका अधिकार है, उनके हिसाब से प्रशासन भी चले, उनके हिसाब से व्यापारिक गतिविधियां भी हों, ठीक। स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी। अब व्यापारिक सत्ता खत्म, वो तो उनका चल ही रहा था व्यापारिक सत्ता। अब क्या? प्रशासनिक, राजनीतिक। वहां पे अभी बात हो रही थी व्यापारिक की, ठीक है। व्यापारिक सत्ता तो स्थापित कर ली थी, अब वो स्थापित करना चाहते थे राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज। पुर्तगालियों को भगा दिया, स्पेन वालों को भगा दिया, दहेज में द्वीप ले लिया। क्या है भैया इनका दिमाग।